वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। आई थिंक इट इज़ फ्रॉम पार्ट 1, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। और उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। अब लॉजिक क्या होता है? तो बेसिकली लॉजिक मीन्स रीजनिंग। लॉजिक मीन्स रीजनिंग, और बहुत बार रीजनिंग या लॉजिक में ही बच्चे कमज़ोर होते हैं। अब बात आती है जब रीजनिंग की, तो हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो हमेशा होता है लैंग्वेज में। सो बेसिकली हियर इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ लैंग्वेज इटसेल्फ। अब लैंग्वेज में डील करना मतलब सर लैंग्वेज या फिर हम कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेट करने के लिए वी यूज़ सेंटेंसेस, और यहाँ पर भी हम इन्हीं चीज़ों के साथ डील करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि हम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ डील करेंगे, और उन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट। सो बेसिकली स्टडी ऑफ रीजनिंग इज़ नोन एज लॉजिक। बहुत बार लॉजिक में ही आप ज़्यादा पुअर होते हैं। वेटेज की अगर बात किया जाए तो आई थिंक सो 6 मार्क्स का विदाउट ऑप्शंस आता है। मतलब अगर 40 मार्क का आपका पार्ट 1 का पेपर है, 40 मार्क्स का पार्ट 1 का पेपर होता है, और 40 मार्क्स का पार्ट 2 का पेपर होता है मैथमेटिक्स में। सो उसमें से एक 6 मार्क के लिए, या फिर विथ ऑप्शन कहें सो विथ ऑप्शन 8 मार्क के लिए ये टॉपिक आपको पूछा जाता है। सो बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर इसको कर लिया जाए तो आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। एक बार आपके दिमाग में इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए तो आपको ईजीली फटाफट इसको करेंगे। और इवन दो मैं आपसे कहूँ कि अगर मैंने आपको एक बार टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया तो बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा भाई ये क्या चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर। इस हिसाब से आप देखेंगे इस चीज़ को। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, जैसा मैंने आपको कहा था कि लॉजिक में हम लैंग्वेज में डील करेंगे, और लैंग्वेज बनता है हमारे सेंटेंसेस से। पर यहाँ पर हम एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously. सो जिन्हें अच्छे से इंग्लिश समझ में आती है वो समझ गए होंगे। इट इज़ बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका आंसर आप हाँ या ना, और हाँ या ना कहने से चाहे ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं, सही या गलत में दे सकते हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं। हाँ भाई, ऐसा ना हो कि दोनों ही आ रहे हैं। मतलब मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने कहा सर इसके तो ट्रू भी है और फॉल्स भी है। ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। सो बेसिकली ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स आए उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया 3 + 2 = 6। सो आइदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो बहुत से बच्चे शॉर्ट बोल देंगे दैट दिस इज फॉल्स। सो दिस इज अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। क्या कह रहा हूँ? दिस इज अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। तो क्या सर हमेशा ऐसे ही वाले स्टेटमेंट आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने लिख दिया दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, सो अगेन अगर मैंने आपसे कहा भाई दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, सो यू विल से यस सर इट इज़ ट्रू। और क्योंकि आपने इसका आंसर ट्रू में दिया हुआ है इसीलिए ये भी एक स्टेटमेंट है। सो जस्ट आपको इतना ध्यान देना है कि आपके सामने जो सेंटेंस दिया जा रहा है आप उसको मन में देखिए और बताइए कि क्या आप ट्रू और फॉल्स में आंसर दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं देन इट इज़ अ स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर मैं कल कह दूं कि राम इज़ गुड बॉय, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों सर, क्यों स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि
इट डिपेंड्स कि कौन किसके नज़रिए से देख रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसका जो फ्रेंड है वो इस चीज़ को ट्रू कहे और जो उसका फ्रेंड नहीं है वो इसको फॉल्स कहे। सो इट मे बी ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट स्टेटमेंट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो अगर सिमिलरली इसी तरीके से मैंने कह दिया, मान लीजिए प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो अगर मैं तुमसे कहूँ भाई पानी का ग्लास पास कर दो, तो आप ट्रू या फॉल्स में तो आंसर नहीं दोगे। सो इसका आंसर अब ट्रू, या फिर ऐसा कोई कहने वाला है कि यार सर ने बोला पानी का ग्लास दे दो, ट्रू फॉल्स, तो आप ट्रू और फॉल्स नहीं कहने वाले हैं। और क्योंकि आप इसका आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं देंगे, दिस इज नॉट स्टेटमेंट। गेटिंग इट? इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो सेंटेंसेस ट्रू या फॉल्स होते हैं उन्हीं को हम स्टेटमेंट कहते हैं। जो ट्रू और फॉल्स नहीं होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं। पर तो फिर वो क्या हो सकते हैं? आइदर इट कैन बी रिक्वेस्ट, ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया हुआ है, और इट कैन बी एन ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जो सबके लिए वैलिड हो सकता है या जिसका आंसर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और इट कैन बी ए कमांड, जैसे मैंने आपको कुछ कमांड प्रोवाइड करी हुई है उसको भी हम उसमें सेंटेंस में रखते हैं। सो सेंटेंसेस के कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस जिसको आप ट्रू फॉल्स में कहते हैं वो स्टेटमेंट में चला जाता है। जो स्टेटमेंट में नहीं रहता है उसे हम रेगुलर सेंटेंस कहते हैं। एंड इट कैन बी ऑफ वेरिएशंस, वो किसी भी वेरिएशन का हो सकता है। इट माइट बी इंटेरोगेटिव, इट माइट बी एक्सक्लामेटरी, इट माइट बी ए कमांड। और आपको पता है इंटेरोगेटिव अगर जब मैं कहता हूँ इसका मतलब है मैं आपसे इंटरोगेशन कर रहा हूँ। सो जब सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ इंटरोगेटिव। वाइल वॉचिंग दिस वीडियो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको चैप्टर का नाम बाकायदा डालना है और नीचे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैथ्स में जितने पिट पैट नोट्स रहेंगे आपके उतना आपके स्कोरिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो सेंटेंसेस में कौन से टाइप के सेंटेंसेस है जिसके साथ हमें डील करना पड़ सकता है? मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट तो हमारा हो गया है। इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव आपको पता है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरा होता है एक्सक्लामेटरी, और एक्सक्लामेटरी भी आपको पता है जिसमें ये वाले साइन का यूज़ होता है, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है बंदा या बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है उस टाइम पे हम एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अदर वन इज़ रिक्वेस्ट, जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं उसे भी हम सेंटेंस में रखते हैं क्योंकि इसका आंसर हम ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते। द नेक्स्ट वन इज़ सजेशन, आप किसी बंदे को कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहे हो, दिस इज इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ये जो आप ट्रू और फॉल्स कहते हो इसे हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यू। क्या कहते हैं? ट्रुथ वैल्यू। बेसिकली अगर आपका सेंटेंस, आपका स्टेटमेंट अगर फॉल्स है देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल एफ, और अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल टी। सो ये ध्यान रखना है, दिस टी एंड एफ आर नोन एज ट्रुथ वैल्यू। अब इसी चीज़ का आगे हम डिटेल में स्टडी करते हैं कंप्यूटर साइंसेस के इसमें। मतलब कैसे सर? तो जो स्टेटमेंट आपके ट्रू होते हैं उनको हम कंप्यूटर की भाषा में 1 से डिनोट करते हैं। सो ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू 0। और आपको पता है कि हमारे जितने भी मशीन्स हैं दे ऑल अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। तो जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में उन्हें पहले से पता होगा कि 1 और 0 में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और 1 और 0 में ही कंप्यूटर को समझ में आता है। कंप्यूटर का है, मोबाइल का है, जो भी अभी हाल फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न कर रहा है दे ऑल लर्न ऑन द बेसिस ऑफ वंस एंड 0। इसमें 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे प्रोग्रेस करेंगे आपको पता चलते जाएगा कि 1 और 0 का यूज़ करके भी हम लॉजिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दो टाइप के सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स होते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है और एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। सिंपल स्टेटमेंट बेसिकली आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े रखे हो, आपको पहले से ही पता है। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब होता है जिस स्टेटमेंट के फर्दर कोई स्प्लिटअप नहीं हो सकता, मतलब इसके आगे और कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, उस स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट कहा जा सकता है। ठीक है। और कंपाउंड स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के बाद मिलता है। सो कंपाउंड स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। और सिंपल स्टेटमेंट जिसका हम फर्दर डिवीजन या स्प्लिटअप नहीं कर पाते हैं उसको हम सिंपल स्टेटमेंट में कहते हैं। अब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इन कंपाउंड स्टेटमेंट को मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ तो लगता होगा सर, और उन्हीं कुछ को हम उसी कुछ को हम कहते हैं कनेक्टिव्स। सो दीज आर बेसिकली लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स इन द सेंस ये आपको दो स्टेटमेंट जोड़ने का चांस देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आपको पहला स्टेटमेंट दे दिया, अच्छा स्टेटमेंट्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है लॉजिक्स में, स्टेटमेंट को हम P, Q, R, S इन अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो मैं आपको दो स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, सपोज करो फर्स्ट राम इज़ गुड इन स्टडीज़, Q स्टेटमेंट राम इज़ गुड इन स्पोर्ट्स। तो अगर आप नोटिस करोगे ये एक सिंपल स्टेटमेंट है क्योंकि मैं इसको फर्दर स्प्लिटअप नहीं कर पाऊंगा। दिस इज़ वन सिंगल स्टेटमेंट विच इज़ सिंपल। अब यहाँ पर मैंने राम के बारे में ही दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं और आप कहोगे सर दो क्यों बोल रहे हो स्टेटमेंट अलग अलग, इनको कंबाइन करके लिख दो। तो मैं बोलूँगा हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है। राम इज़ गुड इन स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, यस, या फिर राम इज़ गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। सो डिपेंडिंग अपॉन योर लिटरेचर आप अपने इंग्लिश के हिसाब से दो स्टेटमेंट को जोड़ सकते हो। मैंने दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यहाँ पर एंड का इस्तेमाल किया है। ठीक है। इसी तरीके से कभी ऐसा हो सकता है कि हमें आइदर और की रिक्वायरमेंट हो, नाइदर नॉर की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कभी कभी इफ़ देन की रिक्वायरमेंट हो। इफ़ देन का मतलब ये हो सकता है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास। ठीक है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर दो सेंटेंसेस थे। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज यू स्टडी हार्ड और दूसरा था यू विल पास। मैंने दोनों को जोड़ने के लिए इफ़ देन का इस्तेमाल किया एंड बेसिकली दिस इफ़ देन इज़ नथिंग बट योर कनेक्टिव। सो लॉजिकल कनेक्टिव जो रहते हैं वो आपके दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। अब नज़र डालते हैं कि सर कनेक्टिव्स कौन से हैं और हमें किनका स्टडी करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला वाला जो कनेक्टिव है इट इज़ कंजंक्शन, और कंजंक्शन मीन्स एंड। अब एंड को डिनोट कैसे किया जाता है? सो फर्स्ट वन इज़ एंड। एंड का जो सिंबल है ऐसा ऊपर की तरफ वाला एरो बनाते हैं। ठीक है। सो एंड के लिए आपको ऊपर वाला एरो बनाना है। दूसरी चीज़ इसका हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। व्हाट इज़ बेसिकली ट्रुथ टेबल की आप समझ गए हैं कि दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने पर ही आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास एक P स्टेटमेंट है और दूसरा Q स्टेटमेंट है। सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा भी ट्रू हो, और इट माइट बी फर्स्ट वन इज़ ट्रू अनदर वन इज़ फॉल्स, और फर्स्ट वन इज़ फॉल्स अनदर वन इज़ ट्रू, और इट कैन बी बोथ आर फॉल्स। सो मतलब जब आप कनेक्टिव का यूज़ करते हो तो कनेक्टिव में आपको हमेशा दो स्टेटमेंट्स आते हैं। दो स्टेटमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि सर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, दोनों फॉल्स। तो अगर ऐसा कभी हो
तो फाइनल आउटपुट क्या आता है, मतलब अगर कल इसी चीज़ को कंप्यूटर की भाषा में समझाया जाए, सो बेसिकली दिस इज़ 1 0 0 1 और आई वुड से 1 0 0 1 एंड 0 0। तो ऐसे अगर इनपुट कंप्यूटर के पास जाते हैं तो कंप्यूटर उसको किस तरीके से डील करता है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। सो बेसिकली ट्रुथ टेबल इज़ व्हाट विल बी योर लॉजिकल आंसर, आप लॉजिकली आंसर क्या प्रोवाइड करेंगे P एंड Q। देखिए मैं एंड के लिए क्या सिंबल यूज़ करूँ, P एंड Q का लॉजिकली आप क्या आउटपुट देंगे। इफ़ बोथ आर ट्रू, वन इज़ ट्रू अनदर इज़ फॉल्स, वन इज़ फॉल्स अनदर इज़ ट्रू एंड दोनों फॉल्स हो, तो आंसर क्या आता है। इसको याद रखने का तरीका, P Q स्टेटमेंट लिखना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अनदर वन इज ट्रू फॉल्स, इतना इजी है। ठीक है, अच्छा अब ट्रुथ टेबल बन गया है, स्टेटमेंट्स के बारे में पता चल गया है, आउटपुट क्या आना है, हमें इसके बारे में डील करना है। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। क्यों सर मल्टीप्लिकेशन क्यों ध्यान रखें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 1 0 0 1 0 1 0 ये आपका P स्टेटमेंट है, ये आपका Q स्टेटमेंट है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट में क्या आ रहा है। 1 इंटू 1 बेसिकली इट गिव्स यू 1, सो योर P एंड Q इज़ 1। 1 इंटू 0 गिव्स यू 0, 0 इंटू 1 गिव्स यू 0 एंड 0 इंटू 0 गिव्स यू 0। इसका मतलब एंड में आंसर सिर्फ ट्रू तब आता है व्हेन बोथ आर ट्रू, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज फॉल्स। क्या बात ध्यान में आई, क्या कहा मैंने, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और आपको ध्यान में रखना है 1 इंटू 1 से याद रखो या ट्रू फॉल्स से ध्यान में रखो। ट्रू फॉल्स में कैसे ध्यान में रखना है, इफ़ बोथ सेंटेंस स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द आंसर इज ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ both are true then output is true, else बाकी किसी भी केस के लिए आंसर हमेशा फॉल्स आने वाला है। सो एकदम इजी तरीके से याद रखना है, तो आप ध्यान में रखें एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड वन इज योर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मीन्स और बिल्कुल एंड का अपोजिट होता है, और इसको दिखाने का तरीका भी उसके जस्ट अपोजिट होता है। आपको V बनाना है बीच में, अगेन इसका भी ट्रुथ टेबल बनेगा सर, P और Q। वापस से कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये P और Q क्या है, ये P एक स्टेटमेंट है, Q दूसरा स्टेटमेंट है। अब P और Q उनको कंबाइन करके बनाया हुआ स्टेटमेंट है। ऐसा हो सकता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, याद रखने का तरीका ट्रू फॉल्स, दैट मीन्स दोनों ट्रू हो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों के दोनों फॉल्स हो। इस केस में क्या आएगा सर, इस केस में और के लिए याद रखना है आपको, और मीन्स एडिशन, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो बोथ ट्रू मीन्स ये 1 1 आने वाला है, और 1 + 1 2 होता है, पर कंप्यूटर 1 0 की भाषा समझता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे। सिमिलरली ट्रू और फॉल्स, सो इट इज़ ट्रू, फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। क्यों सर फॉल्स और फॉल्स, क्योंकि अगर मैं इसको 1 0 में लिखूँ 1 1 0 0 0 1 0, तो मैंने आपसे कहा था कि एंड और का मतलब होता है एडिशन। 1 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1 एंड 0 + 0 is 0। जिन्होंने पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा पढ़ा हुआ है उनको ध्यान में आएगा कि अरे ये चैप्टर हमें वहाँ पर काम में आ रहा था। ठीक है, इसके बेसिक्स कवर अप कर लीजिए, आइदर 1 0 में याद रखिए, पर 1 0 हमें लास्ट एक्सरसाइजेज में काम में आएगा जिसका नाम है स्विचिंग सर्किट्स। हम स्विचिंग सर्किट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम 1 और 0 में डील करेंगे, यहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स के बारे में डील करेंगे। पर याद रखने का तरीका ये है, अच्छा एंड में तो सर आपने बता दिया था कि अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आता है आंसर। और में क्या होगा, और में
एक भी ट्रू है देन द आंसर इज ट्रू। क्या लिख रहा हूँ, इफ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू। मतलब दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी अगर ट्रू है देन द आंसर इज ट्रू। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, याद रखने का काफ़ी आसान तरीका। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है आपका कंडीशनल। थर्ड वन इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इम्प्लीकेशन इन द सेंस इफ़ देन रहता है। इसको दिखाने के तरीके दो रहते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर P implies Q इस तरीके से लिखा है। यू कैन ऑल्सो यूज़ डबल एरो फॉर दैट। ये जो इम्प्लाइज हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं ये सेम रहता है। सो इम्प्लाइज इफ़ देन, मतलब इफ़ फर्स्ट थिंग हैपन्स देन द रिजल्ट इज सेकेंड थिंग। इसका मतलब इफ द कॉज देन रिजल्ट। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसी बकवास ना बताओ, कुछ आसान भाषा में समझाओ इसको कैसे याद रखें। देखो आसान भाषा में याद रखने का तरीका एक ही है जो मैंने स्टेटमेंट पहले लिखा था, इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है P विच इज़ यू स्टडी हार्ड, और दूसरा स्टेटमेंट है Q विच इज़ यू विल पास। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे बनाना है। और मैं वापस से बताऊंगा, आपको क्वेश्चन कोई भी आ जाए, किसी भी तरीके का स्टेटमेंट आ जाए, अगर आपको इम्प्लाइज का स्टेटमेंट या फिर ट्रूथ टेबल बनाना है, आप इस स्टेटमेंट को याद रखिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। अब कोशिश करते हैं हम ट्रूथ टेबल बनाने की। सो फर्स्ट वन इज़ बोथ आर ट्रू। इसका मतलब आपने पढ़ाई करी इसीलिए आप पास हुए। क्या सही है? हाँ सर सही है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड वन, यू स्टडीड हार्ड बट यू फेल्ड। मतलब आपने पढ़ाई बहुत करी पर आप पास नहीं हुए। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपने स्टडी करी है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, देन यू विल डेफिनेटली पास। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन के पास आ रहे हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है यू डिडंट स्टडीड हार्ड बट यू पास्ड। ध्यान से सुनिए, पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स का मतलब समझते हैं, ये जो P है ये हुआ ही नहीं है, मतलब आपने स्टडी हार्ड किया ही नहीं है बट स्टिल आप पास हो गए हैं। ऐसा होता है? हाँ सर होता है। आपने पढ़ाई नहीं करी पर पास तो हो ही जाते हो सर, और वो पास हो जाते हो, और ये होता है, और इसीलिए ये ट्रू है। बहुत से बच्चों को पता है ये कैसे होता है। ठीक, सो आपने पढ़ाई नहीं करी फिर भी आप पास हो गए, ये होता है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। और लास्ट वन क्या कहता है? बोथ आर फॉल्स। बोथ आर फॉल्स मतलब पहली वाली चीज़ भी नहीं हुई और दूसरी भी नहीं हुई। मतलब क्या नहीं हुआ सर? सर पहले वाला मतलब हमने स्टडी नहीं किया हार्ड और हम पास भी नहीं हुए। हाँ तो ये भी तो होता है, आपने पढ़ाई नहीं करी, आप पास नहीं हुए, ये भी तो सत्य है, और इसीलिए ये ट्रू है। तो अगर आपको याद रखना है इफ़ देन, याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका, यू स्टडी हार्ड देन यू पास। इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास। और उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसी तरीके से याद रखें। या फिर याद रखने का दूसरा तरीका, पूरे इसमें फॉल्स तभी आता है जब पहला वाला ट्रू हो, जब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, तभी आंसर फॉल्स आता है। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, ये ध्यान रखना। एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। एरो जिस स्टेटमेंट्स की तरफ से स्टार्ट हो रहा है उसको फर्स्ट कहेंगे, जहाँ पे एंड हो रहा है वो सेकेंड रहेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल जिसको हम डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। डबल इम्प्लीकेशन मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसको जोड़ने के लिए हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज़ करना पड़ता है। बहुत बार टेक्स्ट बुक में, कुछ रेफरेंस बुक्स में आप इसको IFF से भी देखेंगे, इफ़। और इसको शो करने का तरीका होता है आइदर इट इज़ इस तरीके का एरो, या फिर ऊपर वाले की तरह डबल एरो भी यूज़ कर सकते हैं।
सो इक्वल टू का साइन लगाइए और दोनों तरफ साइन लगा दीजिए एरोस का। सो इट विल बी P डबल इम्प्लाइज Q। अब इसको याद रखना सबसे आसान चीज़ है, इसमें अगर दोनों चीज़ें सेम इनपुट दे रही हैं तो ही आपका आंसर ट्रू आता है। मतलब सिंस बोथ आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स देन आंसर इज ट्रू। बाकी दोनों ही केसेस में योर आंसर इज फॉल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? P डबल इम्प्लाइज Q का मतलब होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। Q इम्प्लाइज P। और आप तो जानते हैं P इम्प्लाइज Q में अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, तो आउटपुट आता है फॉल्स। तो अगर आप चेकआउट कर पा रहे हैं, ये देखिए इसका आंसर फॉल्स आया हुआ है। और दूसरे इसमें Q इम्प्लाइज P है, मतलब उधर से इधर आ रहे हैं, इस स्टेटमेंट से इस तरफ एरो आ रहा है। इसमें भी अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो दिस इज ट्रू इम्प्लाइज P विच इज फॉल्स, और इसीलिए यहाँ पर आंसर फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एंड है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जो लोग पिछले चैप्टर्स 11th के पढ़ के आए हुए हैं उनको और बहुत सारी चीज़ें पता है। क्या पता है सर? एंड का मतलब अभी मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमें यहाँ पे याद रखना है मल्टीप्लिकेशन। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये भी आपको याद रखना है। सेट्स की भाषा में जब हम जाते हैं तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है, लॉजिक की भाषा में आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसी तरीके से और का मतलब यूनियन होता है, जो कि हमने सेट्स में पढ़ा हुआ था, सेट्स में भी पढ़ा था और फंक्शन में भी पढ़ा था। और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं और का मतलब एडिशन भी होता है। तो ये चीज़ें आपको हैशटैग में लगा के रखनी है, और मतलब एडिशन या फिर यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, अच्छा। और ध्यान कैसे रखना है सर? आपको याद रखना है, अगेन ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड डबल इम्प्लाइज का आंसर ट्रू तभी आता है व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। जब दोनों इनपुट सेम है तो ट्रू है, बाकी अन्यथा आंसर फॉल्स आने वाला है। सो इस तरीके से आपके ट्रूथ टेबल एक बच गया है मेरे हिसाब से, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है। मैं उसको तुरंत ही कवर अप कर देता हूँ, जिसको हम कहते हैं नेगेशन। सो नेगेशन मतलब नॉट लगा देना, किसी भी स्टेटमेंट के आगे नॉट लगा देना। नेगेशन मतलब नॉट लगाना, और उसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, सोया हुआ S। ठीक, जैसे कि, और इसका ट्रूथ टेबल काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू आएगा। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है। इस तरीके से आपके स्टेटमेंट कवर अप हुए, ट्रूथ वैल्यूज़ कवर अप हुई, लॉजिकल कनेक्टिव्स कवर अप हुए। मुझे लगता है बाकी कुछ नहीं है। अब सीधे हम एक्सरसाइज की तरफ पूछ करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन में इतने सारे जो मैंने लिए हैं, जो मैंने छोड़ दिए वो आपके असाइनमेंट में रहने वाले हैं। यहाँ पर हमें डील करना है कि क्या ये जो सेंटेंसेस दिए हैं ये स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी है। तो अगर जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ, इट इज़ 5 + 4 = 13, और हमें पता है कि नहीं सर 5 + 4 13 नहीं होता। कुछ बच्चों को लग रहा होगा तो बताइए बिल्कुल। सो दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, या फिर दिस इज स्टेटमेंट। आप इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में दे पा रहे हैं क्या? अगर मैं कल आपसे कहूँ यार 5 + 4 13 होता है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये फॉल्स है। आप क्या कहेंगे? ये फॉल्स है। और क्योंकि आपने इसका आंसर फॉल्स में दिया है, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट। तो फर्स्ट थिंग कैसे लिखना है सर? इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ false and its truth value is f, and its truth value is f। क्या बात समझ में आ गई? It is a statement which is false and its truth value is f। मतलब कोई स्टेटमेंट है तो क्यों है? क्योंकि वो false है और उसकी ट्रूथ वैल्यू f आ रही है। मूविंग टू नेक्स्ट वन।
x माइनस 3 इज इक्वल टू 14। क्या आपको x की वैल्यू दी हुई है? नहीं सर, x की वैल्यू निकालनी नहीं है, x की वैल्यू दी हुई है क्या? तो देखो भाई, ये डिपेंड करता है, अगर x की वैल्यू 17 आई तो ये ट्रू होगा, 17 नहीं आई तो ये फॉल्स होगा। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि हम इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन ओपन सेंटेंस, क्योंकि इसका आंसर, इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा कि भाई x की वैल्यू क्या आएगी, उसके हिसाब से आंसर आएगा। हम इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, क्लोज द डोर। आपको पता है, अगर किसी ने आपको बोला भाई क्लोज द डोर, तो आप ट्रू और फॉल्स नहीं बोलते बैठेंगे। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, अगेन नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर। और क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है तो हम इसके वैल्यू के पीछे नहीं पड़ेंगे। 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ये सही है या गलत है। सो यस, इट इज़ ट्रू। सो मैं कहूँगा इट इज़ अ स्टेटमेंट, विच इज़ ट्रू and its truth value is capital T, its truth value is capital T। यह है स्टेटमेंट। क्यों सर? क्योंकि दुनिया के सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। कैसे सर? सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? अगर आपको याद आ रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर का जो फॉर्मेट होता है, अगर आपने ट्री डायग्राम देखा हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है। हमने पिछले साल 11th में इसको स्टडी किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 टुकड़े होते हैं, पहला वाला पार्ट रियल कहलाता है, दूसरा वाला पार्ट इमेजिनरी कहलाता है। और इस रियल नंबर में दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं। सो 0 अगर रियल नंबर है तो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। और मैं 0 को 0 + 0i करके दिखा सकता हूँ। सो बेसिकली क्या आपको पता है कि 2 इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। सो 2 इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार उसके कंसेप्ट्स क्लियर कर लेना। यस, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देयरफॉर दिस इज़ अ स्टेटमेंट, और ये ट्रू है, इसीलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी है। ओके, नाउ मूविंग टू फिफ्थ वन कह रहा है x² इज इक्वल टू x। अगेन ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। सो दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। आई होप सो आपको सिर्फ स्टेटमेंट है या नहीं इतना ही पूछा गया है। सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते। ये तो तब सही होगा जब x की वैल्यू 1 हो जाए। बाकी के केसेस में हमें नहीं पता कि x किसको बिलोंग कर रहा है, तो जिस हिसाब से आंसर आएगा हम उस हिसाब से ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं। पर आपने अभी x की वैल्यू नहीं दी है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। और हमें पता है, यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ 2 रूट्स होते हैं, या कभी कभी केसेस में 1 रूट होता है, या फिर 0 रूट्स होते हैं। पर इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि भैया एक क्वाड्रेटिक के कभी भी 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे, और हमें पता है 2 से ज़्यादा रूट्स कभी भी नहीं आते हैं। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू है t, क्योंकि वो ट्रू है। तो लिखना कैसे है, आपको नोटबुक में लिखना है इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। नेक्स्ट वन, डू यू लाइक मैथ्स? डिपेंड करता है, मुझसे पूछोगे यस, दूसरों से पूछोगे तो शायद से नो भी आ सकता है। सो इट वेरीज, है ना, इट वेरीज, ओपन सेंटेंस है, ये वेरी करता है। किसी का आंसर सही आ सकता है, मतलब ट्रू आ सकता है, किसी का आंसर फॉल्स आ सकता है। सो दिस इज, या फिर बेटर वे हम इसको कहें इंटेरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कहेंगे इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। हम पहले ही पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट वन, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0। सर ये कहाँ देखा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही अगेन पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पिछले साल ओमेगा पढ़ा था।
क्या पढ़ा था, ओमेगा, और हमने उस टाइम पे पढ़ा था 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सर पढ़ा था। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर क्यूब रूट की बात करें तो आपको 3 रूट्स मिलते हैं, एक 1 मिलता है, एक ओमेगा मिलता है और एक ओमेगा स्क्वायर मिलता है। अगर तीनों को जोड़ा जाए तो आंसर 0 आता है। ये हमने पिछले साल 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहली चीज़, यस इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ टी। इस तरीके से आंसर मेंशन करना है। बाकियों के लिए आपने नॉट अ स्टेटमेंट लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। सो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप हो गया है। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं 2 एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला भी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसा पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। आपको लिखना कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में। सो बेसिकली पहली चीज़ तो 2 स्टेटमेंट्स को अलग अलग करके देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हियर, और वैसे ही हर जगह आपको लिखना है हियर। पी स्टेटमेंट इज़ नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड क्यू स्टेटमेंट इज़ चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। जैसे मैं दूसरे की तरफ जाऊँ, ट्राइंगल इज़ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। सो अगेन पी स्टेटमेंट इज़ ट्राइंगल इज़ आइसोसेलेस, क्यू स्टेटमेंट इज़ ट्राइंगल इज़ इक्विलेटरल। अब आती है बात सिंबॉलिक फॉर्म में। सो सिंबॉलिकली इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर हमने यूज़ किया है एंड, मतलब 2 स्टेटमेंट्स के बीच में एंड है। इसको दिखाने का तरीका P एंड Q, जस्ट दिस मच इज़ सफिशिएंट, बस इतना ही पूछा है। अगर वो आपसे पूछता है ट्रुथ वैल्यू बताइए, तो डिपेंड करता कि पहले आपको पता करना पड़ता है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर बताना पड़ता है ट्रू और फॉल्स जो भी आ रहा है उसका आंसर क्या आएगा। जैसे सेकेंड वाला ट्राइंगल इज आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, यहाँ पर और यूज़ किया है, इसीलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P और Q, या फिर हम कहें PVQ। ठीक है, सो दिस इज इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो स्टेटमेंट दिया है उसका सिंबॉलिक फॉर्म P और Q इस तरीके से आएगा। थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट मेजर्स 90 डिग्री। तो अगेन यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है एंगल इज राइट एंगल, दूसरा स्टेटमेंट है एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। और यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ इफ एंड ओनली इफ, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P डबल इम्प्लाइज Q। बस इतना लिख के छोड़ देना है। आपको वहाँ पर पेपर में आंसर शीट में मेंशन करना है एंगल इज़ राइट एंगल, एंगल इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री, P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, एंड देन मूव टू सिंबॉलिक फॉर्म। फोर्थ वन, एंगल इज़ नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। अब देखो मैंने इसके जो स्टेटमेंट लिखे हैं P और Q लिखते टाइम मैंने नाइदर नॉर का जिक्र नहीं किया है। मैंने लेते टाइम एंगल इज़ एक्यूट लिया है और एंगल इज़ ऑब्ट्यूज लिया है। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा तब मैं लिखूंगा नेगेशन P नेगेशन Q। क्या आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, नेगेशन P मतलब एंगल इज़ नॉट एक्यूट, नेगेशन Q मतलब एंगल इज़ नॉट ऑब्ट्यूज, और यही तो बात हो रही है, नीदर नॉर। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर बहुत से बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि यहाँ पर और लगा के आ जाते हैं। क्या लगा के आते हैं? और, जबकि और नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, इसको ट्रांसलेट करना है हमें हिंदी में। मतलब एंगल एक्यूट तो नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। सो नीदर एंड नॉर इज इंपॉर्टेंट। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज मीन्स एंगल एक्यूट तो है ही नहीं, पर साथ ही साथ ऑब्ट्यूज भी नहीं है सर। इसका मतलब यहाँ पर एंड आता है। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर लेना, नाइदर नॉर इसलिए मैंने जानबूझ के लिया हुआ है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें सारे टाइप्स एक एक बार कवर हो जाए। फिर भी कोई डाउट हो नीचे मेंशन आउट करिए। ओके, नेक्स्ट वन, 7th वाला, x इज़ नॉट इर्रेशनल नंबर बट इट इज़ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। मैंने इंटीग्रे क्यों लिखा, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 पार्ट्स आते हैं। पहला P स्टेटमेंट इज x इज इर्रेशनल एंड Q स्टेटमेंट इज x इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। क्या कह रहा है? x इज नॉट इर्रेशनल कह रहा है। मतलब सर सबसे पहली चीज़ आएगी नेगेशन P सिंबॉलिक फॉर्म में।
बट यूज़ किया जाता है एंड के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। बट इज़ यूज्ड फॉर एंड, यूज्ड फॉर एंड नहीं, ध्यान में नहीं रहता है। आप इन चीज़ों को हिंदी में अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करिए, यू विल फाइंड कि हाँ यार ये बात तो सही है, ठीक है। सो बट इज़ यूज्ड फॉर एंड याद रखिए। तो मैं यहाँ पर एंड का सिंबल लगाऊंगा। नंबर इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर विच इज़ योर क्यू स्टेटमेंट, सो सिंबॉलिक फॉर्म इज नेगेशन पी एंड क्यू। सो दीज आर सिंबॉलिक फॉर्म फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चेक इट आउट। टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसकी ट्रूथ वैल्यू भी आपको निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं मूव करता हूँ, सो इट इज़ 4 इज़ ऑड और 1 इज़ प्राइम। इसका मतलब है सिंबॉलिक फॉर्म जो आएगा वो आएगा P और Q वाला, ठीक है। अब इसमें उसने आपसे पूछा है कि सर इसकी ट्रूथ वैल्यू भी बताइए। ट्रूथ वैल्यू का मतलब समझते हैं। ट्रूथ वैल्यू मतलब ये होती है कि पहली चीज़ क्या 4 एक ऑड नंबर है? नहीं सर 4 ऑड नंबर नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। और क्या 1 एक प्राइम नंबर है? सो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखना है हियर P इज़ फॉल्स, या फिर टू बी प्रिसाइज हम कहते हैं हियर P एंड Q बोथ आर फॉल्स विथ ट्रुथ वैल्यू f, और इसीलिए P और Q जो है वो दिखेगा फॉल्स और फॉल्स। और हमें पता है फॉल्स में एक भी, दोनों फॉल्स अगर होते हैं देन द आंसर इज फॉल्स। तो ये ध्यान रखना है। और मैंने बताया था फॉल्स का मतलब एडिशन होता है, ये ज़ीरो, 0 प्लस 0 विल गिव यू 0, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट वाला 5 इज़ प्राइम 7 डिवाइड्स 94, ठीक है। तो आपको चेकआउट करना है क्या 5 एक प्राइम नंबर है? हाँ सर 5 एक प्राइम नंबर है। 7 डिवाइड्स 94, क्या 7 94 को डिवाइड कर पा रहा है? यस सर 7 डिवाइड कर पा रहा है 94 को। तो पहली चीज़ तो सिंबॉलिक फॉर्म, पहली चीज़ सिंबॉलिकली ये हमको क्या दिखने वाला है? तो अगर क्वेश्चन के ऊपर नज़र डालें, थर्ड वाला हमसे कह रहा है 5 इज़ अ प्राइम एंड 7 इज़ डिवाइड्स 94, एंड का यूज़ कर रहा है। सो P एंड Q, इट इज़ P एंड Q। हियर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, सिंस P एंड Q बोथ आर ट्रू, P and Q both are true, therefore P and Q implies या फिर इज इक्विवेलेंट टू ट्रू एंड ट्रू। और हमें पता है ना, याद रखना, एंड में एक भी फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, और में एक भी ट्रू देन आंसर इज ट्रू। यहाँ पर दोनों ट्रू है और ये एंड है, इसीलिए हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। ट्रूथ टेबल आपको याद हो जाएगा। या फिर मैंने आपको बताया था एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 into 1 विल गिव यू 1। सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर T। फोर्थ वन अगर देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है 5 इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज़ अ रियल नंबर। तो मैंने इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ उठाई, मैंने लिखा लेट P स्टेटमेंट इज 5 minus 3i इज़ रियल नंबर। पर उसने वहाँ पर 5 minus 3 इज़ रियल नंबर नहीं बोला, उसने नॉट का यूज़ किया है। इसीलिए इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो मुझे दिखेगा नेगेशन P जैसा। पर कहानी यहाँ पर ही आती है कि आपको क्या लगता है, क्या 5 minus 3 है रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है? सर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें आई आ रहा है, आयोटा आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहली चीज़ सिंस P इज़, या फिर हम कहें P इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, P इज़ false statement, therefore truth value of negation P is negation of F, is negation of F। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, P false है, P मतलब 5 minus 3 है, रियल नंबर नहीं है, इसीलिए negation of P means negation of false and negation of false is ट्रू। देयरफॉर जो क्वेश्चन दिया गया है वो उसका ट्रूथ वैल्यू कितना है? T है।
आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट 6th वाला मैंने जानबूझ के उठाया क्योंकि थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको कि सर ऐसे कैसे क्वेश्चन दे दिए, पर लॉजिक है, आपको इसको सॉल्व करते आना चाहिए, आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाते बैठने की अरे ये क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ स्काईज इज़ ब्लू। इस क्वेश्चन का कोई वैसे रिलेशन नहीं है रियल लाइफ से, बट हमें उसका ट्रूथ वैल्यू देना है। सो पहली चीज़ इफ़ एंड ओनली इफ का यूज़ किया है, सो योर सिंबॉलिक फॉर्म इज P double implies Q. It is P double implies Q. अब बात आती है क्या मिल्क वाइट है, यस सर। क्या स्काई ब्लू है, यस सर। तो मैं लिखूंगा हियर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देयरफॉर P डबल इम्प्लाइज Q जो है मुझे दिखेगा ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू। और आपको अगर याद हो मैंने कहा था डबल इम्प्लाइज में दोनों इनपुट अगर सेम देन द आंसर इज ट्रू, तो ये दोनों इनपुट सेम है इसलिए आंसर ट्रू है। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, और उसी के साथ में एक्सरसाइज 2 के लिए कुछ और स्टेटमेंट आई मीन टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ये स्टेटमेंट के टाइप्स दिखेंगे, बड़े बड़े ट्रूथ टेबल्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे।